चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कक्षा 12वीं में गृह विज्ञान पढ़ेंगे और गृह विज्ञान इकाई 7 का भाग गृहिणी एक उपभोक्ता के रूप में पढ़ेंगे। अब उपभोक्ता क्या होता है देखते हैं कि वर्तमान बाजार में व्याप्त विभिन्न आर्थिक समस्याएं, विज्ञापनों के प्रभाव और बाजार पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, वस्तुओं की मांग है तुलना में पूर्ति का अभाव आदि अनेक समस्याओं ने समाज का ध्यान उपभोक्ता की ओर आकर्षित किया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता है कौन? वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता भी है एवं उत्पादक भी। उदाहरण के लिए देखें तो किसान के श्रम से उत्पन्न अनाज का उपभोग एक यांत्रिक इंजीनियर भी करता है और एक डॉक्टर भी करता है, और इंजीनियर द्वारा बनाए गए कृषि यंत्रों का उपयोग स्वयं किसान भी करता है। तो अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता का अर्थ क्या है और परिभाषा। तो मार्शल ने समझाते हुए लिखा है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उपभोग के सच्चे अर्थ को समझकर उपभोग करता है, और हम यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता वे व्यक्ति हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीजें एवं सामान्य या सेवाएं खरीदते हैं। वह कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है जो किसी भी प्रकार के पदार्थ को खरीदता है या उसका उपयोग करता है। अब देखते हैं कि उपभोक्ता शिक्षण क्या है। तो उपभोक्ता शिक्षण का अर्थ है कि उपभोक्ता को इस बात की शिक्षा देना कि क्या, कि कहां से, कब, कैसे, कितना और क्यों खरीदें, कोई वस्तु का कैसे उपयोग करना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षण कहलाता है कि उपभोक्ता को इस बात की शिक्षा देना कि क्या, कहां से, कब और कैसे और कितना सामान खरीदना है और उस खरीदी हुई वस्तु का उसको उपयोग कैसे करना चाहिए। तो अतः ये परिभाषा से स्पष्ट है कि उपभोक्ता शिक्षण के अंतर्गत हमको ये ज्ञान होता है कि हमको कब, कहाँ, कैसे, कितना सामान खरीदना है और उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। अब है उपभोक्ता शिक्षण के क्षेत्र। तो पहला है क्या खरीदे, कितना खरीदे, कहाँ से खरीदे, कब खरीदे, कैसे खरीदे और कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या खरीदे। उपभोक्ता शिक्षण का क्षेत्र है कि क्या खरीदे। सबसे पहले तो अपने परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर एक सूची बना लें और उस सूची को बनाने के बाद अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादन खरीदना चाहिए, और खरीदने से पहले बाजार की जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि तब अच्छे ब्रांड की वस्तु क्रय करना चाहिए। क्या खरीदे? प्राथमिकता के आधार पर। किसकी प्राथमिकता? परिवार की प्राथमिकता के आधार पर सूची बनावे। सूची बनाने के बाद उसको अच्छे उत्पादन, अच्छे ब्रांड की जानकारी लें, फिर उस वस्तु को खरीदना चाहिए। फिर है दूसरा कि कितना खरीदे। कितना खरीदे? परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडारण स्थान और ध्यान के अनुपात में उचित मात्रा में खरीदना चाहिए, जिससे वस्तु खराब और नष्ट न होए। कितना खरीदे? आवश्यकता
आधार पर वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। कि घर में हमारे अगर हम कोई वस्तु ला रहे हैं तो उसको संग्रह करने में, रखने में, उपयोग करने में हमारे घर में पर्याप्त स्थान है कि नहीं। फिर है तीसरा, कहाँ से खरीदें। सदैव हमेशा सामान उचित और मान्य विक्रेताओं से, सहकारी संस्थाओं से, कंपनी के शोरूम से और अधिकृत व्यापारी से ही खरीदना चाहिए। हमेशा उचित, सहकारी संस्थान और विश्वसनीय दुकान से ही सामान खरीदना चाहिए। अब है कब खरीदें। तो कब खरीदना चाहिए? कब खरीदना चाहिए? जब कुछ सामान मौसम के अनुसार खरीदने पर सस्ता मिल जाता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो गृहिणी को चाहिए कि मौसम के अनुसार वस्तुओं को क्रय करने की जानकारी होना चाहिए। कब खरीदें? मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार ही खरीदी करना चाहिए। जैसे कि घरों में अनाज लेते हैं, गेहूं अप्रैल और मई में ले लेते हैं। फिर है तेल का मौसम दिसंबर में। कूलर, फ्रिज विशेष छूट मिलती है त्योहारों के समय पर। अब है कैसे खरीदें। तो कैसे खरीदना चाहिए? वस्तुएं नगद पैसा देकर या उधारी किस्तों में पैसे देकर खरीदी जा सकती हैं। नगद पैसा देकर अपेक्षाकृत सस्ता होता है। अगर उधारी खरीदते हैं तो वही चीज हमको महंगी मिलती है। फिर है इसमें नगद या उधार कैसे भी आप या किस्तों में खरीद सकते हैं। फिर कैसे उपयोग करना। सामान तो आ गया, प्राथमिकता के आधार पर, परिवार की प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार करी, फिर उसको हमने खरीदा। अब उसका उपयोग कैसे करना है? तो जो वस्तुएं खरीदी हैं उसके उचित उपयोग करने के तरीके को पूरी तरह से जान लेना चाहिए। उपयोग करने से पहले दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, जिससे कि वस्तु को खराब होने से बचाया जा सके। इसको कैसे? निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़कर और निर्देशों को समझकर वस्तु का उपयोग करना चाहिए। अब है कि उपभोक्ता शिक्षण से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो उपभोक्ता शिक्षण द्वारा वस्तुओं के बारे में बुद्धिमानी के साथ निर्णय करने और चुनने की योग्यता आ जाती है। फिर बाजार में चल रही बेईमानी, धांधली आदि का विरोध करने का ज्ञान हो जाता है। फिर खरीदारी के पश्चात कोई नुकसान होने पर उचित कार्यवाही करने का ज्ञान आ जाता है और अच्छी गुणवत्ता, विश्वसनीय वस्तुओं को उचित दामों पर खरीदने की समस्या भी खत्म हो जाती है। अब है आगे उपभोक्ताओं की समस्या कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले दोष मुक्त, भार और माप, मिलावट, मूल्य विविधता, भ्रमित करने वाले विज्ञापन, जमाखोरी और काला बाजारी। अब हम देखते हैं सबसे पहले दोष युक्त भार और माप। व्यापारी वर्ग नाप तौल के गलत उपकरणों का प्रयोग करके उपभोक्ताओं को चालाकी से ठगते हैं और अब ये उन लोग कैसे
कैसे करते हैं, कैसे ठगते हैं उपभोक्ताओं को? तो असामान्य बांट, जैसे पत्थर रख देते हैं, लोहे के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़ आदि रख देते हैं, जिनका प्रयोग करके वो वास्तविक वजन से दूर हो जाते हैं। फिर तराजू के पलड़ों के नीचे चुंबक का प्रयोग करना, जिसमें वो सामान रखते हैं उसके नीचे चुंबक लगा देते हैं तो वो पहले से ही वजनी हो जाता है। तराजू द्वारा डंडी मारना और लीटर के नापने वाले यंत्रों के तले में अंदर कुछ छेद कर देना, कुछ उसको दचका देना, जिससे कि उसका माप कम आए। कपड़े की लंबाई का जो छड़ से नापते हैं कपड़ा, उस छड़ का छोटा होना आदि। अब है इसमें दूसरा है मिलावट। तो मिलावट के द्वारा वस्तु के भार और मात्रा को बढ़ाने, मिलावट से क्या होता है, वस्तु के भार में बढ़ोतरी हो जाती है, भार और मात्रा में वृद्धि हो जाती है, रंग आकर्षक हो जाता है। यदि वस्तु खराब हो गई है तो उसको रंग दो उस कलर से, तो उसके आकर्षक हो जाता है। और उस वस्तु से मिलती जुलती अन्य वस्तु का प्रयोग मिलावट के माध्यम से होता है। इसके क्या होता है, वस्तु की जो गुणवत्ता है वह कम हो जाती है और कभी कभी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था बच्चों, जैसे अनाज है उनमें छोटे छोटे रेत है, पत्थर मिला देते हैं, चाय की पत्ती में मिला देते हैं, काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देते हैं, तेल में ऑर्जिनिन का ऑयल मिला देते हैं, हल्दी में पीला रंग मिला देते हैं। तो बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा ये मिलावट का कार्य किया जाता है, जो आसानी से समझ में नहीं आता। दूध में पानी मिला दिया जाता है। फिर है मूल्य विविधता। तो मूल्य विविधता बाजार में प्रायः यह देखा जाता है कि एक ही वस्तु का अलग अलग दुकानों पर अलग अलग भाव होता है। यह मूल्य भिन्नता के निम्नलिखित कारण भी होते हैं, जैसे कि सील बंद पैकेट की वस्तु का मूल्य खुली वस्तु से अधिक होता है। फिर अलग अलग जगहों पर निवासियों का जीवन स्तर अलग होता है, तो उससे दुकानदारों के भी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ब्रांड की नकल करके घटिया किस्म के वस्तुओं का और बिना लेबल व बिना पैकेट के पैक वस्तुओं को खुला करके देना। और क्या है कि फिर है भ्रमित करने वाले विज्ञापन। आकर्षक विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं का गलत प्रस्तुतिकरण उपभोक्ताओं के साथ वर्तमान में अत्यधिक धोखाधड़ी की जा रही है, जिससे विज्ञापनों से प्रभावित होकर व्यक्ति को चुनाव की दशा ही बदल जाती है और उपभोक्ता गलत व महंगी वस्तु खरीद लेता है। आकर्षक विज्ञापनों द्वारा, किसके द्वारा, आकर्षक विज्ञापनों के द्वारा क्या हो जाता है, उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है कि क्या करें हम, कैसे लें। फिर पांचवा जमाखोरी और काला बाजारी। कई बार व्यापारी वर्ग को आपसी लाभ उठाने की प्रवृत्ति से बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न कर दी जाती है और बाद में धीरे धीरे सीमित मात्रा में वस्तु को ऊंचे दामों पर बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, तेल, शक्कर आदि। जैसे शक्कर, तेल आदि। अब हम देखते हैं आगे कि उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं, कहां पर उपभोक्ता जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण उसका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना है। उसे कानूनों की पर्याप्त जानकारी भी नहीं होती और यदि जानकारी भी है तो कानून पर्याप्त समय भी नहीं रहता।
तो हम देखते हैं पहला है कि उत्तम किस्म की वस्तुओं के चयन का अधिकार। यह प्रत्येक उपभोक्ता को चाहिए कि वह उत्तम किस्म की वस्तुओं को स्वतंत्रता पूर्वक अपने बजट के अनुसार चयन करे। उत्तम किस्म की वस्तुओं को, उत्तम किस्म की वस्तुओं को अपने बजट के अनुसार उनको खरीदने का, प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर है सुरक्षा का अधिकार। तो सुरक्षा के अधिकार में उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित सामग्री ही खरीदे। कैसी सामग्री खरीदे? सुरक्षित सामग्री खरीदे। सुरक्षित सामग्री ही खरीदे, यह उपभोक्ता को अधिकार है। जैसे विद्युत उपकरण, खाद्य सामग्री आदि। अब उत्पादक वस्तु की पूर्ण जानकारी। तो उपभोक्ता यदि चाहे तो किसी भी वस्तु की निर्माण प्रक्रिया और उससे में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार। व्यापारी वर्ग द्वारा गलत तरीकों को अपनाया गया हो तो उपभोक्ता को शिकायत करने का अधिकार है और वह उस पर सुनवाई कराने का भी अधिकार रखता है। फिर है क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो उपभोक्ता को यह पूर्ण अधिकार है कि जिस वस्तु का उसे नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और उसे उचित हर्जाना भी दिया जाए। अब है उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं? उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं? तो विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। जब उपभोक्ता कोई विशेष वस्तु खरीदे तो उसे निर्माता, विक्रेता, सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके ही वस्तु खरीदनी चाहिए। फिर दूसरा, जागरूकता। उपभोक्ता का यह सबसे मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह अधिकारों एवं आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहे और वस्तु का बाजार मूल्य, जमाखोरी आदि की उसे पूरी जानकारी हो। फिर उत्तम चुनाव करना। आवश्यक जानकारी प्राप्त करके सचेत होकर बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उसको उत्तम वस्तु का चयन करना चाहिए। फिर वस्तुओं का सही उपयोग किस तरह करना चाहिए? किसी भी वस्तु को व्यर्थ ना करें, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर उसके द्वारा उसके लिए लिखे गए निर्देशों का पालन करते हुए ही उसका उपयोग करें। फिर ईमानदार निर्माताओं का सहयोग दें। उपभोक्ता बेईमान व्यापारी की बजाय ईमानदार निर्माताओं से सामान खरीदें और बिल भी हमेशा लें और गारंटी कार्ड भी लें और सुरक्षित रखें, क्योंकि खरीदी गई वस्तु में कोई शिकायत आती है तो इसी आधार पर उससे हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है। अब है उपभोक्ता के साधन। बच्चों, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं उपभोक्ता के साधन। पहला है ISI मार्क, PFA, एग मार्क और FPO। तो ये मानक संस्थाएं हैं और घर में काम आने वाली वस्तुओं के प्रामाणिक चिन्ह उपभोक्ताओं के हितों में प्रसारित भी किए जाते हैं और ये मानक संस्थाएं उपभोक्ता संरक्षण और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा इन मानक संस्थानों की स्थापना भी की है। ISI कुछ खाद्य पदार्थों के मानक ISI, इसको आपने देखा होगा, ऐसा लिखा आता है, ISI मार्क रहता है। यह मानक संस्था है जो सरकार द्वारा और इन मानकों द्वारा उच्च श्रेणी के पदार्थ वाले उत्पादक ISI और एग मार्क की श्रेणी। फिर है
एग मार्क श्रेणी। अब है PFA, खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रभावकारी ढंग से FPO कानून नियंत्रित करने में सफल रहा है और यह 1954 में FPO की कब हुई? 1954 में स्थापना हुई। फिर एग मार्केटिंग इंस्पेक्शन निर्देशालय द्वारा इसका गठन किया गया और यह अनाज, मसाले, गुणवत्ता और उच्च वर्गीकरण के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। किसके लिए? अनाज, मसालों आदि की उच्च गुणवत्ता, तेल की गुणवत्ता के लिए इनका गठन किया गया है। अब है इसमें ये क्या है? मानक संस्थाएं इनके द्वारा व्यक्ति को अच्छी और उचित सामग्री जो है, अच्छी किस्म की अच्छी स्तर की सामग्री प्राप्त होती है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, ये आपका आज यहीं पर समाप्त होता है और उपभोक्ता के साधन मानक संस्थाएं पिछली कक्षा में भी पढ़ लिए हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम अगर कुछ सामान या वस्तु का क्रय करने जाएं तो हम ये मार्क जरूर देखें। ISI मार्क है, PFA है, ये एग मार्क है, ये देख के लें, क्योंकि इनके द्वारा जो सामग्री प्राप्त होती है वह हमको अच्छी किस्म की उच्च स्तरीय प्राप्त होती है। तो ये सब आपकी किताब में भी लिखे हैं। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉपी में नोट करिए और याद भी करिए, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है और आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास भी